मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टीसी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी सीटेट एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आज है सीटेट के ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जो कि आपकी सीटेट परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का चयन आपको करना है। पहला, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। दूसरा दिया गया है केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं। चौथा दिया गया है कथन कि खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से मिल जाता है और इस प्रकार से जो है खेती की उपज जो है वो बढ़ जाती है, अर्थात कहें उसकी उर्वरकता शक्ति जो है बढ़ जाती है और इस कारण से जो है किसान को केचुए का मित्र जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए केचुआ करता क्या है कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में जो है वो खाद बनती है। बिल्कुल सही बात है। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को जो है वो नरम बना देते हैं और खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे भैया आपका 1, 3 और 4 जो है ना बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि नेफेंथेस या घटपड़ी एक ऐसा पौधा है जो कि मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है और एनसीईआरटी आपके परीक्षा में जो है अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो 15 नंबर के आपके पेडागोजी होता है और 15 नंबर के जो है एनसीईआरटी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो घटपड़ी एक पौधा है जो कि मेढकों, कीड़ों यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो भैया ये हमारे देश में कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अगर बात करें तो इंडोनेशिया में भी जो है पौधा पाया जाता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी बनावट की अगर हम बात करें तो इसका आकार जो है एक घड़े जैसा होता है। बिल्कुल जो घटपड़ी पौधा या नेपेंथिस होता है एक घड़े के आकार का पौधा होता है और बिल्कुल उसका मुंह जो है एक पत्ते से ढका होता है और इसमें एक विशेष प्रकार की जो है गंध, बिल्कुल एक विशेष प्रकार की जो गंध निकलती है जो कि कीड़े मकोड़े यहाँ तक चूहों या मेढक को अपनी ओर आकर्षित करती है और ये लोग उसके जाल में फंस जाते हैं और उनका जो है शिकार हो जाता है। चलेंगे भैया हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी, यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की जीवनी को जो है वो दर्शाता है। तो छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहला, जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासी समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। चौथा, जनजातीय आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और बिल्कुल आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो भैया ईवीएस शिक्षण में छात्रों को एक अंतर विषय दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना जो है शामिल होता है। तो ईवीएस शिक्षण का लक्ष्य होता है कि छात्रों को प्राकृतिक दुनिया, मानव पर्यावरण संपर्क के महत्व को समझाने में जो है वो मदद करना। तो 5वीं कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में सूर्यमणि पर अध्याय छात्रों के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह निम्नलिखित पहलुओं को जो है संबोधित करता है। पहला तो वनवासीय समुदाय और उसके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध को, और दूसरा है कि लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को जो है बदलती है। चौथा है कि जनजातीय आदिवासी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उन उत्पाद, इनमें से विभिन्न वन उत्पाद शामिल हैं जिनका उपयोग जनजातियां करती हैं और उनके दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे आपका बी, सी और डी क्या है? बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे
और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है हरी पत्तियों में, हरे तनों में, हरी शाखाओं में, हरी जड़ों में। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं, पौधा होता है और अपने भोजन का भैया क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, हरी पत्तियों से, हरे तनों से, हरी शाखाओं से या हरी जड़ों से। तो बिल्कुल यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरी पत्तियां, हरे तनों और हरी शाखाओं में जो है वो होता है। प्रकाश संश्लेषण तब होता है कि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले यहां जान लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करते हैं जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। दूसरा है कि यह समग्र समझ विकसित करने में जो है सहायता करते हैं, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में सहायता करते हैं। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण विभिन्न विषयों को मिलाकर पर्यावरणीय अवधारणाओं की व्यापक समझ बनाने में जो है वो शामिल होता है। और प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करना बिल्कुल लाभदायक होता है। ऐसा क्यों होता है जान लीजिए। क्योंकि ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों से मुद्दों को जो है प्राप्त करता है और एकीकृत दृष्टि छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंध का पता लगाने की अनुमति जो है प्रदान करता है, जिससे मुद्दों की अधिक व्यापक जो है उस समझ होती है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे तो यह बिल्कुल यह समग्र समझ विकसित करने में जो है सहायक होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न विषयों को एकीकृत करके छात्रों को एक अच्छी तरह से दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जिससे उन्हें एक यह समझने में मदद मिलती है कि उनके सीखने के विभिन्न पहलू जो हैं किस प्रकार से जो हैं जुड़े हुए हैं। अगला है कि छात्रों शिक्षकों के बोझ को जो है कम करने में सहायक होता है। तो यह छात्रों शिक्षकों के बोझ को कम करने में जो है मदद करता है। और वहीं चौथा, एकीकृत ईवीएस सुविधाजनक होता है। तो भैया एकीकृत ईवीएस जो है पढ़ाने के लिए सुविधाजनक है, व्यवहारिक विचार है, लेकिन शैक्षिक तर्क के लिए जो है केंद्रित नहीं है। तो प्राथमिक कारण छात्र सीखने और समझ के लाभों पर जो है अधिक ध्यान जो है केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या होगा, अब जान लीजिए इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करते जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। वहीं दूसरा है कि यह समग्र समझ विकसित करने में जो है सहायता करता है। तो यहाँ पे आपका ए और बी जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। ए और बी यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना वो बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो कि मिश्र धातुओं से बना हुआ है। अब मिश्र धातुओं की बात आती है तो मिश्र धातुओं का मिश्रण या धातु या किसी अन्य तत्व का जो है वो मिश्रण होते हैं। मिश्र धातुओं के उनके घटक तत्वों से जो है अलग गुणों के लिए जो है डिजाइन किया गया होता है। तो मिश्र धातु के समान उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पे तो भैया स्टील हुआ, पीतल और कांसा, बिल्कुल इस्पात, पीतल और कांस्य जो है ये आपके क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। अगर हम यहाँ पे इस्पात की बात करें तो भैया इस्पात जो होता है लोहा और कार्बन से जो है मिलकर बना, लोहा प्लस कार्बन से मिलकर जो है इस्पात बनता है। वहीं पीतल की बात कर ली जाए, कभी पूछ लेता है कि पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो तांबा और जस्ता, तांबा और प्लस जस्ता से मिलकर जो है वो पीतल जो है बना होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या होता है। पहला कि रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, या अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो भैया उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है ना काफी कम होता है और उसका कारण क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं के जो अंदर का दाब होता है वो बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है कि
नाक में नाजुक रक्तवाहिकाओं के फटने का कारण बनता है और इससे क्या होता है, नाक से खून बहने लगता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन जो है कीजिए। शिक्षक डायरी, प्रोजेक्ट कार्य, चित्र बनाना या चित्र पढ़ना। तो पर्यावरण अध्ययन प्रक्रिया कौशल वे संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कौशल होते हैं जिनका उपयोग छात्र पर्यावरण घटनाओं की जांच करने, समझ और विश्लेषण करने के लिए जो है वो करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए परियोजना कार्य, जिसको आप प्रोजेक्ट कार्य बोलते हैं, ये जरूरी है। और प्रोजेक्ट कार्य में होता क्या है कि परियोजनाएं विद्यार्थियों को अपने शोध विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करके अपने प्रक्रिया कौशल का प्रदर्शन करने की अनुमति जो है उनको देती हैं। वहीं अगर हम चित्र कौशल की बात करें तो भैया ये विद्यार्थियों की प्रक्रियाओं का या अवधारणाओं की कल्पना करने और समझने की क्षमता का आकलन करने में मदद करती हैं। वहीं चित्र पठन क्या करता है कि यह विद्यार्थियों के दृश्य जानकारी की व्याख्या और विश्लेषण करने के कौशल का मूल्यांकन करता है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी होगा। वहीं अगर हम बात करें शिक्षक डायरी की, तो शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक रिकॉर्ड या रख रखाव का उपकरण है, न कि विद्यार्थियों की प्रक्रिया कौशल के लिए एक सीधा सा मूल्यांकन उपकरण। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। तो आपको कौन सा कदम जो है सबसे उपयुक्त लगता है? पहला, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे, उन्हें अपरिचित लोगों से दूर रहना सिखाएंगे, गुड टच बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करेंगे या छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करेंगे। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें यहाँ पे तो यौन उत्पीड़न एक तरीके का बिल्कुल कहें तो अपमानजनक या कहें कि माहौल बनाता है और यह कई स्थानों पे हो सकता है, जैसे कि स्कूल हुआ, ऑफिस हुआ, स्टेशन हुआ, बस अड्डा हुआ, कहीं पे भी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए जो है मिल सकती हैं। और यहाँ पे करता क्या भैया, यहाँ जहाँ पे उत्पीड़क पीड़ित पर अपना अधिकार जो है जमाने की पूरी कोशिश जो है करता है। तो यहाँ पे आपको गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करना पड़ेगा और बिल्कुल बच्चों को उचित और अनुचित शारीरिक संपर्क को समझने में जो है मदद करने के लिए जो है की डिजाइन किया गया है, जो कि उनकी सुरक्षा और जागरूकता के लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई छात्र प्रदर्शनी, वाद विवाद और भ्रमण जैसी गतिविधियों में भाग लेता है तो वह डैश में शामिल होगा। शैक्षणिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां। तो बिल्कुल भैया अगर बात करें कि बच्चा जो है प्रदर्शनी, वाद विवाद और भ्रमण जैसी गतिविधियों के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने की बजाय विभिन्न सामाजिक और जीवन कौशल के विकास में छात्रों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता जो है वो होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि शैक्षणिक गतिविधियां क्या होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां, तो शैक्षणिक गतिविधियां ये अकादमिक ज्ञान से संबंधित होती है। बिल्कुल जो बच्चा अपने स्कूल में ज्ञान प्राप्त करता है और संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए जो है निर्मित की गई होती हैं। वहीं अगर हम बात करें शैक्षिक गतिविधियों की कि शिक्षा का वह हिस्सा जो हमें जीना सिखाता है। सहपाठ चर्चा समय गतिविधियां हैं कि बिल्कुल, और सहपाठ चर्चा समय गतिविधियां ऐसी गतिविधियां जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का पता लगाते हैं कि अपनी कमजोरियों को जो है दूर करते हैं और जीवन की एक व्यापक दृष्टि जो है बनाते हैं। प्रदर्शनी हुआ, वाद विवाद हुआ, भ्रमण जैसी गतिविधियां शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है वो आती हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका जो दूसरा दिया गया ना, शैक्षणिक गतिविधियां, वो बिल्कुल राइट जवाब। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। 1% प्रॉपर्टी होती है, 84% मेटल होते हैं,
15% करोड़ होते हैं। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो पृथ्वी की अगर हम संरचना की बात करें तो 3 मुख्य परतों में जो है विभाजित होता है। पहला होती है आपकी भूपर्टी होती है, दूसरा आपका होता है मेटल होता है और तीसरा आपका क्या होता है, क्रोड होता है। तो भैया बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे बाहरी परत जो कि अपेक्षाकृत सबसे पतली होती है और पृथ्वी के आयतन का लगभग जो है 1% होता है। और वहीं दूसरा बात करें मेटल जो होता है, यह परत जो है प्रॉपर्टी के या प्रॉपर्टी के थोड़ा सा नीचे होती है और इसकी अगर हम बात करें तो यह कितनी गहराई तक होता है, 29,000 किलोमीटर गहराई तक जो है ये फैला होता है और 15% जो है वो क्रोड होता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न 2024 में पूछा गया है और आगे 2026 में भी आपको देखने के लिए जो है वो मिल सकता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। यह छात्रों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, यह छात्रों के लिए वास्तविक जीवन आधारित और आनंददायक होना चाहिए, इसमें सभी छात्रों को शामिल करना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत तो भैया शैक्षणिक गतिविधियों को पाठ्यक्रम के साथ और छात्रों के सामाजिक और भौतिक वातावरण के साथ संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल गतिविधियां आनंददायक, मनोरंजक और छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों पर जो है वो आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल इसमें सभी छात्रों को शामिल करना चाहिए और इसे बच्चों को अपने दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के बारे में चिंतन करने के लिए जो है जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और बिल्कुल अगर बात करें इन्हें बच्चों को आत्मविश्वास, पहल और प्रश्न पूछने के सहज जैसे दृष्टिकोण और गुणों को विकसित करने में जो है मदद करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तीनों ही इसके राइट होंगे। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि भारत में शाम 7:30 बज रहे हैं, उसी दिन दोपहर जो है कहाँ बज रहा होगा। तो लंदन, जापान, ढाका, कराची। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, लंदन जो है इसका राइट होगा। और उसी दिन रात में 11 जो है कहाँ बज रहा होगा, जापान में। और उसी दिन रात 8 कहाँ बज रहा होगा, ढाका में। और 7 कहाँ बज रहा होगा, कराची में। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक व्यक्तियों को पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण और अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाकर कक्षा अधिगम के अनुभव को समृद्ध किया जा सकता है। तो रचनात्मक व्यक्तियां कई प्रकार के रूप ले सकती हैं, जैसे ललित कलाएं, कठपुतली, गतिविधि एवं नृत्य। तो यह न केवल छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में पूरे पाठ्यक्रम का संचालन करना महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें रचनात्मक व्यक्तियों की, तो भैया रचनात्मक व्यक्तियां बल्कि एक ही पाठ्यक्रम को रोचक और रचनात्मक तरीके से संचालित करने भी उतना ही जरूरी या महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक व्यक्तियों को शामिल करना इसे जो है बिल्कुल संभव जो है बनाया जा सकता है। जैसे ललित कलाओं को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये दृष्टिबाधित छात्रों को उत्साहित करते हैं और एवं उन्हें अवधारणा के बारे में उत्सुकता जो है या उत्सुक बनाते हैं। इसके अलावा सीखने में जो है मनोरंजन होगा। तो ललित कला हो गया, कठपुतली हो गया, गतिविधियां या नृत्य जो है ये सभी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के प्रकार जो है ले सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच या इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। तो विद्यार्थियों से परिवहन के विभिन्न संसाधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से उनके और उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के जो है चित्र दिखाना। तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें कि विद्यार्थियों से उनके और उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना और जांच को जो है बढ़ावा देगा, क्योंकि यह उन्हें व्यक्तिगत या देखे गए अनुभवों का पता लगाने और यात्रा के विभिन्न तरीकों के बारे में प्रश्न पूछने और कहानी सुनाने के माध्यम से यात्रा के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर
दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखेंगे कि पृथ्वी तल के सबसे निकटतम वायुमंडल परत का क्या नाम है। वायुमंडल है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो बिल्कुल अगर इसका राइट जवाब क्या होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम, और यह पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से बिल्कुल 8 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जो है, बिल्कुल ऊंचाई तक जो है फैला हुआ है, जो कि अक्षांश और मौसम पर जो है वो डिपेंड करता है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है। तो बिल्कुल ईवीएस के मुख्यतः बिल्कुल आपको पता है कि 6 विषय हैं, ठीक है, और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा मुख्य विषय है। तो भोजन हुआ, मौसम हुआ, ऊर्जा हुआ, सौर परिवार हुआ। तो इसमें राइट जवाब क्या होगा भैया, तो बिल्कुल एनसीएफ के अनुसार ईवीएस के मुख्य विषयों में से एक क्या है, आपका भोजन है, और एक बच्चे के रोजमर्रा के अनुभवों से निकटता से जो है जुड़ा हुआ, जैसे कि खाना खाना, खाना बनाना, खेती करना, खाना खरीदना, खाना को साझा करना। तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सलीम और राजू विद्यालय जाने वाले बच्चे, सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं, वहीं दूसरी तरफ राजू को घर का खाना या घर का बना हुआ खाना, स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। तो दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है। तो सलीम को बहुत सारे तले हुए खाने और मैदा उत्पादों के सेवन के कारण मोटापा होने की संभावना है कि भविष्य में उसको क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। वहीं राजू घर का बना हुआ स्वस्थ भोजन खाने के बावजूद पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों से परहेज करता है, जो आयरन से भरपूर होते हैं। तो यह खान पान की आदत आयरन की कमी के कारण अनीमिया का कारण जो है बन सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ना, वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह का चयन करेगी। बिल्कुल एक हेडमास्टर या कहें एक मुख्य अध्यापिका यानी जो है प्रिंसिपल है, वो अपने शिक्षिका से ऑफिस के अंदर कुछ पौधे को रखने के लिए कहती हैं। तो आप कौन से पौधों का चुनाव करेगी। तो बिल्कुल घरों के भीतर लगाए जाने वाले पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क से जो है दूर रखा जाता है, और इन्हें मूल रूप से घर के अंदर या छांव में जो है वो रखा जाता है। तो जिसमें आपका क्या हो सकता है कि मनी प्लांट हो सकता है, और पीस लिली, और दूसरा क्या है, स्पाइडर प्लांट। ठीक है, तो भैया एल्बेरा, मनी प्लांट और आपका क्रोटन, ये पौधे जो होते हैं ये मुख्य रूप से बिल्कुल बाहरी पौधे इस प्रकार के, अगर हम बाहरी पौधों की बात करें तो वे पौधे जिन्हें सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, उन्हें घर से जो है वो दूर रखा जाता है। ठीक है, जैसे आपका तुलसी का पौधा हो गया, या बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना, बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे हम आगे और आगे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाली चना, मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने छात्रों से यह समझने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। तो वह कौन से कौशल का आकलन जो है करना चाहती हैं, प्रयोग करना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना या जांच करना। तो भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा, निष्कर्ष निकालना। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का थीम है, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा या भोजन। तो अगर हम बात करें कि पर्यावरण अध्ययन के जो थीम है या ईवीएस के थीम की बात करें तो परिवार होता है, भोजन होता है, और आश्रय होता है, पानी होता है, यात्रा होता है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो यहाँ पे भैया बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, भोजन जो है इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किसको उच्च प्राथमिकता और स्थान जो है दिया गया।
विषय में रुचि विकसित करना, दिनचर्या और नीरस विषय वस्तु में बदलाव लाना, शिक्षार्थियों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशील और सृजनात्मक क्षमता को जो है वो बढ़ाना। तो राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विकसित एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक सीखने को अधिक आकर्षक और बाल केंद्रित बनाने का लक्ष्य रखती हैं। ये पुस्तक रटने से दूर जाती हैं और अनुभवात्मक शिक्षण पर जो है वो जोर देती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे विषय में रुचि उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक तरीके से होता है, लेकिन यह एक व्यापक परिणाम है, न कि पुस्तकों में दिया गया विशिष्ट फोकस। या पाठ्य पुस्तकों की बात यहाँ पे की जा रही, कौन सा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सलाद के नीचे दिए गए सलाद के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर या विषय पर विचार कीजिए। पहला कि सलाद लगभग 20 घंटे जो है वृक्ष से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। सलाद जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है। सलाद की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में वह केवल 2 वृक्षों पर ही अपना जीवन यापन जो है करता है। तो सलाद के बारे में कुछ जानकारी जिसको आप जान लीजिए कि सलाद जो होता है वो लगभग जो है 17 घंटे वृक्ष से उल्टा लटक के सोता है और पूरे लाइफ टाइम 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है घूमता रहता है और इसका जीवन काल जो होता है 40 वर्ष का होता है। तो अब बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया कि सलाद जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और उसे कहीं और जाने की आवश्यकता जो है नहीं होती है। ये 20 घंटे उल्टे सोते हैं, बिल्कुल गलत है। 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं, भी गलत है। तो यहाँ पे एक ही बचा और बिल्कुल ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि समर अपने विद्यार्थियों से अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करके विभिन्न तरीकों से जैसे भाप से पकाना, भूनना, उबालना, तलना आदि से पकाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम जानने को कहता है। तो इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त कारण डैश क्या होगा। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो बिल्कुल बिल्कुल ये जो गतिविधियां सीखने को इंटरेक्टिव और व्यवहारिक बनाने के लिए होती हैं, जिसमें विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने में जो है वो मदद मिलती है। तो गतिविधियां विद्यार्थियों को विभिन्न खाना पकाने के तरीकों के बारे में अपनी परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और जो कि सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करने में जो है क्या करती है, मदद करती है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर छात्र अपने संचार कौशल को बढ़ाते हैं और पारिवारिक बंधन भी जो है इससे मजबूत होता है। गतिविधियां पारंपरिक खाना पकाने के तरीके और विविध पाक प्रथाओं के बारे में चर्चा को भी जो है बढ़ावा देती हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि टीएलएम या शिक्षण अधिगम सामग्रियों पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को सुदृढ़ करती हैं। बोले गए शब्दों का पूरक बनकर, गृह कार्य आसान बनकर, शिक्षक की गतिविधियों को कम करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण अधिगम सामग्री पर्यावरण अध्ययन सहित सभी विषयों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने में जो है वो मदद करती हैं। वे ठोस, संवेदी और अनुभव प्रदान करते हैं जो कि छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में जो है वो मदद करती है। तो बिल्कुल बात करें कि मुख्य रूप से शिक्षक के बोले गए शब्दों का पूरक बनकर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को क्या करती हैं, सुदृढ़ बनाती हैं। तो राइट जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब अवधारणाओं को मौखिक रूप से समझाया जाता है तो दृश्य सहायक सामग्री, मॉडल, चार्ट या वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करने से छात्रों को गहरे स्तर पर जानकारी से जुड़ने में जो है वो मदद मिलती है और यह बहुत संवेदी अवधारणा समझ में सहायता करता है, जिसके पाठ स्पष्ट और अधिक यादगार जो है वो बनता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां क्या है। उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व।
तो तेलंगाना की बात यहाँ पे की जाए। तेलंगाना जो है भारत का दक्षिणी राज्य, कौन सा? भारत का बिल्कुल जो है दक्षिणी राज्य है। और तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। और बिहार की स्थिति की बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। ईवीएस का शिक्षक छात्रों को भूकंप, ज्वालामुखी आदि के बारे में समझाना चाहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? मॉडल, जिसको प्रतिमान बोलते हैं, मानचित्र, फोटोग्राफी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो भैया जिसमें से किताब आपका हो सकता है, चित्र हो सकता है या उपकरण होता है। यह उपकरण जैसे एक डीवीडी या कंप्यूटर एक शिक्षक द्वारा कक्षा निर्देशन को बढ़ावा या जीवंत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री वे साधन है जो शिक्षण और अधिगम को जो है आसान बनाते हैं। तो वह शिक्षण सामग्री जो है बिल्कुल कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे किताबें और चाकबोर्ड के एक तरीके से क्या होता है, पारंपरिक शिक्षण उपकरण का एग्जाम्पल होता है। वहीं पोस्टर हुआ, आरेख हुआ, मानचित्र हुआ, मॉडल या दृश्य शिक्षण के उपकरण उदाहरण है। बिल्कुल ये कोई शिक्षक छात्रों को भूकंप, ज्वालामुखी आदि को समझाना चाहता है तो उसे विशेष चीज के मॉडल, जो कि एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है, का उपयोग करना होगा ताकि वो विषय को और अधिक प्रभावी ढंग से चीजों को जो है वो समझा सके। तो मॉडल इसका क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि अभिकथन और कारण बेस्ड प्रश्न है कि अभिकथन, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि यह वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है और पाठ्य पुस्तक बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति जो है संवेदनशील बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या अभिकथन सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे कथन की, तो भैया यहाँ पे ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए जो है डिजाइन की गई होती हैं और ये पाठ्य पुस्तकें सामग्री प्रदान करती हैं जो कि विभिन्न पर्यावरणीय विषयों को जो है शामिल करते हैं, जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक या तंत्र, प्रदूषण और संरक्षण, मानव पर्यावरण अंतर क्रियाएं जो है बिल्कुल इसमें शामिल होती हैं। तो अगर हम कथन की बात करें यहाँ पे कि कहानियां और आख्यानों का उपयोग ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में छात्रों को उनके पर्यावरण और समाज के बारे में सीखने में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भैया अगर कारण की बात करें तो कहानियां और आख्यानों का उपयोग बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, क्योंकि वो पात्रों के साथ सहानुभूति रखने की अनुमति देते हैं, जो छात्रों को समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनकी सराहना करने में जो है वो मदद करता है। बिल्कुल प्रभावी, बिल्कुल यहाँ पे कारण की बात करें तो कारण भी जो है कथन की प्रभावी तरीके से जो है व्याख्या जो है यहाँ पे कर रहा है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों के समूह का चयन कीजिए। वायु, जल, प्लास्टिक, ऊन, काष्ठ, लोहा, जल, तांबा, काष्ठ, वायु, एल्युमिनियम, ऊन। तो भैया अगर हम यहाँ पे वायु के कुचालक की अगर हम बात करते हैं तो वायु, जल, प्लास्टिक और काष्ठ जो होता है ये क्या होता है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना ईवीएस के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक हमें क्या खाना चाहिए कि अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित करता है? पहला कि ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र श्यामपट बनाएं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें तथा प्रत्येक खाद्य पदार्थ की आवश्यक घटकों का उल्लेख करें, विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहें और इस विषय पर एक वीडियो जो है दिखाएं। तो पर्यावरण अध्ययन में सक्रिय अधिगम छात्रों को प्रयोग करना, जांच करना, प्रश्न पूछने जैसे व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से जोड़ने में जो है वो जोड़ देता है। इस तरीके सीखने की प्रक्रिया में सीधे जो है शिक्षार्थियों को शामिल करके जिज्ञासा और गहरी समझ को जो है वो प्रोत्साहित करते हैं। तो भैया हमें कौन सा खाना जो है खाना चाहिए के बारे में विद्यार्थियों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी जो है एकत्रित करने के लिए जो है कहना सक्रिय अधिगम में उन्हें शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो होता है। बिल्कुल यह गतिविधि जांच और अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए छात्रों को स्वतंत्र रूप से
या सहयोग से जानकारी की तलाश और संश्लेषण करने की आवश्यकता जो है वो होती है।